एपिसोड 14। शाम का अंधेरा फैलने के थोड़ी ही देर बाद मैं और तैमूर घोड़ियों पर सवार मनावा गांव पहुंच गए। कड़ाके की सर्दी थी। शाम होते ही धुंध फैलना शुरू हो गई थी। हमने गर्म चादरों की बकल इस तरह मार रखी थी कि चेहरे भी चादरों में छुप गए थे। हम दोनों के पास भरे हुए पिस्तौल थे। उसके अलावा तैमूर के पास कपड़े का एक छोटा सा थैला भी था। हमने घोड़ियां गांव की आबादी से बाहरी दरख्तों से बांध दी। हनीफ और शरीफ के घर का जायजा हम 1-2 दिन पहले ही ले चुके थे। घर का अहाता काफी खुला था। 4 दीवारी भी ज्यादा ऊंची नहीं थी। हम बड़ी एहतियात के साथ पिछवाड़े की तरफ से घर में दाखिल हुए। अहाते के एक तरफ छप्पर थे जिनके नीचे भैंसे और 1-2 बकरियां बंधी हुई थीं। एक भैंस अजीब अंदाज में टकरा रही थी। शायद उसे 1 आध दिन में बच्चा होने वाला था। अहाते में मुकम्मल तारीकी थी। बस 1-2 कमरों के दरवाजों में से मध्यम रोशनी बाहर आती थी। एक औरत तेज-तेज कदमों से बाहर निकली। उसके हाथ में एक छोटी सी बाल्टी और वो उसमें हाथ चलाती हुई आ रही थी। वो उस खतरे से बेखबर थी जो हम दोनों की शक्ल में था और एक तारीक कोने में छुपा हुआ था। ये नौकरानी है, तैमूर ने जवां-साल औरत की तरफ देखते हुए कहा। उसने छोटी बाल्टी टकराने वाली भैंस के सामने रखी। शायद चारे में कोई दवाई वगैरह मिलाई गई थी। उसने अपनी रवानी में भैंस को मुखातिब करते हुए कहा, नी की रोला पाया हुआ है। यही वक्त था जब मैंने लपक कर नौकरानी को दबोच लिया। मेरी चौड़ी हथेली ने उसके मुंह को अच्छी तरीके से दबा लिया था कि बस वो घुटी घुटी से आवाजें निकाल पाई थी। उसका गर्म गुदास जिस्म पूरी शिद्दत से मेरी बाहों में मसला, लेकिन फिर मेरी सरसराती सरगोशी ने उसे साकित कर दिया। ये देख, ये मेरे हाथ में पिस्तौल है। अगर शोर मचाएगी तो इसी जगह ढेर कर दूंगा। चुप रहेगी तो तुझे कुछ नहीं कहेंगे, हाथ भी नहीं लगाएंगे, जरा देर में चले जाएंगे। नौकरानी की घिघी बन गई। जब मैंने देखा कि वो पूरी तरह डर गई है और हिदायत के मुताबिक अमल करेगी तो मैंने उसके मुंह से हाथ हटा लिया। घर में और कौन कौन है? उसने दहशत से फटी हुई आवाज में कहा, खाला जी और छोटी बाजी, बस वही दोनों हैं। उसके साथ ही वो मिन्नत तरले करने लगी कि हम उसे कुछ न कहें। यह सूरत हाल मेरी तवक्को के ऐन मुताबिक थी। घर में कोई मर्द नहीं था। वो डेरे पर मौज मेले में मसरूफ हो गए थे। मैंने तैमूर को इशारा किया। वो नौकरानी को पिस्तौल के डरावे से अहाते के कमरे में ले गया। नौकरानी ने जिसको खाला कहा था वो यकीनन मक्खा की मामी थी और बाजी मक्खा खुद थी। वो दोनों जिस कमरे में मौजूद थी वहां दरवाजे की दरजों से मध्यम रोशनी बाहर आ रही थी। मेरे सीने में आंख सी भड़क रही थी। मैंने कमरे के बंद दरवाजे को थपथपाया तो वो खुल गया। मेरा अंदाजा था कि वो मक्खा की मामी होगी, पर वो खुद मक्खा थी। मेरा मुंह सर ढाटे में छुपा हुआ था। मक्खा ने मुझे पहचानने की कोशिश की। कौन है? उसने बोझल आवाज में पूछा। मैंने तेजी से अंदर घुसकर उसे दबोच लिया। वो सिर्फ एक बार घुटी घुटी आवाज में चिल्ला सकी। फिर मैंने उसका मुंह पूरी ताकत से ढांप लिया। वो खासी लंबी तड़ंगी थी और उसके जिस्म में अथरी घोड़ी जैसी ताकत थी। उसे संभालने में मुझे पूरी ताकत सर्व करना पड़ी। 20-30 सेकंड गुजरने के बावजूद जब उसकी मज़ाहमत कम ना हुई तो मैंने उसके कान से जरा ऊपर पिस्तौल के दस्ते से जरब लगाई। वो एकदम ढीली पड़ गई। कमरे के अंदर से चरस की बू आ रही थी। मुझे अंदाजा हो रहा था कि वो कमरे में अकेली है, लेकिन फिर क्या अंदाजा गलत साबित हो गया। मैंने जरा ध्यान से देखा तो हैरान रह गया। करीबी चारपाई पर भी लिहाफ मौजूद था और लिहाफ के नीचे भी कोई था। मैं मक्खा के लंबे तड़ंगे भरपूर जिस्म को अपने साथ घसीटता हुआ साथ वाले कमरे में ले गया। यह खाली था और यहाँ भी लालटेन की रोशनी मौजूद थी। कनपट्टी पर लगने वाली चोट उसके लिए तवक्को से कहीं ज्यादा मौसर साबित हुई थी। वो एकदम निढाल सी हो गई थी। सिर्फ 10 मिनट बाद कमरे का नक्शा यह था कि मक्खा के दोनों हाथ और पांव नायलॉन की रस्सी से बंधे हुए थे और उसके मुंह में कपड़ा ठुसा हुआ था। वो हू गा की मध्यम आवाजें निकाल रही थी। लगता था मुझे हस्बे तौफीक गालियां दे रही है। उसके बाल बिखर चुके थे और जिस्म पर कपड़े का एक तार न था। काबिल जिक्र बात यह थी कि मक्खा की अधेड़ उम्र मामी साथ वाले कमरे में आराम कर रही थी और उसे कुछ मालूम नहीं था कि घर में क्या हो रहा है। जैसा कि बाद में पता चला वो हुक्का पीती थी और चिल्लम में चरस मिलाकर गुड़ रखती थी। अब भी वो चरस के हिलारे में थी। मुझे मालूम नहीं था कि पढ़ने वाले सूरत हाल को किस अंदाज में लेंगे। बहरहाल मैं कुछ नहीं छुपा रहा। आज इतने बरस बाद सोचता हूँ कि शायद मेरा तरीका गलत था। मैं बुराई को बुराई से खत्म करने की खतरनाक कोशिश कर रहा था, लेकिन ये हकीकत है कि कुछ लोग अपनी सफाकी और अपने टेढ़ेपन में इतने आगे जा चुके होते हैं कि उनके साथ गलत तरीका इख्तियार किए बगैर चारा नहीं होता। तैमूर अपने लोडेड पिस्तौल के साथ नौकरानी परवीन के पास मौजूद था। उसकी निगरानी के साथ साथ तैमूर ने बाहर के दरवाजे पर भी नजर रखी हुई थी। अगर कोई आ जाता और हम खुद को खतरे में महसूस करते तो आसानी के साथ घर की पिछली दीवार फांदकर फरार हो सकते थे। फिलवक्त हम उस 4 दीवारी में पूरी तरह हावी थे। उस बंद कमरे में बंधी हुई लाचार मक्खा के साथ कुछ भी किया जा सकता था, मगर ऐसी कोई बात दूर दूर तक मेरे जहन में ना थी। मैं सिर्फ एक काम करना चाहता था। मैंने तैमूर वाला थैला खोला। उसमें 2 टॉर्चों और पिस्तौल के 2 फालतू मैगजीनों के अलावा एक कैमरा भी मौजूद था। कैमरे के साथ फ्लैश गन लगी हुई थी। मैंने सिर्फ 3 मिनट के अंदर अंदर मक्खा की 10-15 तस्वीरें खींच ली। उसके बाद मैंने उसके जिस्म पर एक लिहाफ फेंका और बाहर निकल आया। हमारी ये सारी कार्रवाई बमुश्किल 30 मिनट में मुकम्मल हो गई थी।
परवीन को पूरी तरह डरा धमकाकर हमने पिछले कमरे में बंद कर दिया और जिस तरह घर में दाखिल हुए थे इसी तरह बाहर निकल आए। कुछ देर बाद हम हनीफ और शरीफ टिप्पू वाला के डेरे के नजदीक से गुजरे तो वहाँ रोशनी नजर आई और छनाछन की मध्यम आवाजें भी सुनाई दी। तवाइफें अपने काम में मसरूफ थीं। रात के 2 बज चुके थे। मैं और तैमूर जाग रहे थे। हम पूरी तरह अलर्ट थे। तैमूर बोला, लगता है सुबह तक कुछ न कुछ हो जाएगा। ये बात तो पक्की है कि मोखल पाशा का ध्यान हमारी तरफ ही जाना है। हमने ईंट का जवाब पत्थर से दिया है। अब देखें पत्थर का जवाब किस शक्ल में आता है। जिस शक्ल में भी आया निमट लेंगे। मैंने अंगड़ाई लेते हुए कहा, वैसे एक बात मेरे जहन में आ रही है। तैमूर बोला, कहीं मोखल पाशा के गुस्से का दरिया अम्मा दिलशाद के घर की तरफ ना चल पड़े। वहां का इंतजाम मैंने कर दिया है। पिंड के नंबरदार की हवेली अम्मा दिलशाद के घर के पास ही है। मैंने नंबरदार सुल्तान को बता दिया कि अम्मा दिलशाद और उसकी बेटियों को मोखल पाशा की तरफ से खतरा हो सकता है। वो चौकस हो गया है। मैंने बागू के साथ 3 बंदों को भी नंबरदार की हवेली में भेज दिया है। अगर तुम कहो तो मैं भी चला जाऊं? नहीं, तुम्हारी जरूरत ज्यादा यहाँ पर है। अगर तुम कहते हो तो मैं सुबह 2 बंदे और भेज दूंगा। मैंने रौनक अली और नसरुल्लाह समेत किसी को असल बात नहीं बताई थी, लेकिन सारे बंदों को चौकस रखा था। मैंने उन्हें बताया था कि मोखलों की तरफ से शरारत का खतरा है। रात खैरियत से कट गई। सुबह सवेरे ही चौधरी अजीज दंदनाता हुआ मेरे कमरे में आ गया। ये क्या हो रहा है भाई? बंदों को क्यों सूली पर टांगा हुआ है? वो कह रहे हैं कि मोखलों की तरफ से चढ़ाई का खतरा है। हमें होशियार रहना चाहिए जी। आजकल छोटा और बड़ा मोखल बड़े पेचोताप खा रहे हैं। पता चला है कल रात कुछ असलहा वगैरह भी गड्डी में छुपा कर लाया गया है। परसों सारा दिन पुराने असलहे की सफाई भी होती रही है। मैंने बात बनाई, असलहे की सफाई तो हम भी दूसरे हफ्ते करते हैं, तो क्या हमने मोखलों पर हल्ला बोलना है या फिर कोई और बात है जो तुम छुपा रहे हो? आपसे क्या छुपा सकता हूँ जी? बहुत कुछ छुपा सकते हो, छुपाते हो। चौधरी अजीज के लहजे में जहर दाखिल हो गया। शायद उसका ध्यान पिछले वाकयात की तरफ चला गया था। उसने अपने बढ़ते हुए तैश को बमुश्किल संभाला और बड़बड़ाता हुआ बाहर चला गया। कुछ देर बाद इंटरकॉम पर वाली जी ने भी बात की। मैंने उनके सामने भी बंदों की तैयारी के बारे में यही वजाहत की जो चौधरी अजीज के सामने की थी। बिल्कुल गैर मुतवक्का और हैरत अंगेज तौर पर सारा दिन किसी भी हलचल के बगैर गुजर गया। अब 2 ही बातें हो सकती थीं, या तो उस वारदात के सिलसिले में मोखल पाशा और उसके दोनों मामुओं वगैरह का ध्यान किसी और तरफ चला गया था, या फिर वो कोई मंसूबाबंदी कर रहे थे। माहौल में वही तनाव था जो किसी खतरे के इंतजार के वक्त होता है। यह तनाव मुझे पसंद था, लेकिन अगले 2 दिन में जो सूरत हाल सामने आई वो बिल्कुल मुख्तलिफ थी। इसके बारे में हमने बिल्कुल नहीं सोचा था। और सूरत हाल ये थी कि मोखल पाशा, उसके दोनों मामुओं या किसी दीगर फर्द को उस वारदात की खबर ही ना हुई थी। मतलब है कि घर की औरतों ने उस वाक़े को मुकम्मल तौर पर छुपा लिया था। और औरतें तो बस 2 ही थीं, मक्खा और मुलाजमा परवीन। मोमानी साहिबा तो चरस का सुट्टा लगाकर मुर्दा भैंस की तरह पड़ी थी। ये क्या हो गया यार? ईंट का जवाब पत्थर से तो क्या, मिट्टी के ढेले से भी नहीं आ रहा। भाई इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। बाज दफा बंदा लड़ाई झगड़े से बचना चाहता है और लड़ाई झगड़ा सड़ पे चढ़ता है। कभी कभी उलट हो जाता है। चौथे दिन तक भी सूरत हाल जूं की तू रही। मैंने बंदों का रेड अलर्ट खत्म कर दिया। कैमरा रौनक अली का था। मैंने उसे वापस कर दिया था, मगर रील अच्छी तरह संभाल ली थी। रौनक को भी मैंने कुछ नहीं बताया था। तैमूर और साजा केटू का यारबेली डस्के में फोटोग्राफी की दुकान चलाता था। उसके जरिए हम पूरी राजदारी से उस फिल्म को डेवलप और प्रिंट करा सकते थे, लेकिन मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। अब तक मैंने जो कुछ किया था वो भी मजबूरी की वजह से किया था। अब मेरा दिल नहीं चाह रहा था कि बगैर जरूरत के तस्वीरों को धुलवाऊं। समीना की बड़ी बहन शादा से मियाँ जी के कब्रिस्तान में सिर्फ एक बार मुलाकात हुई थी। उस मुलाकात में बुध को दोबारा मिलने का वादा हुआ था। आज बुध था। मैं घोड़ी पर राजवाल से निकला और असर से जरा पहले कब्रिस्तान पहुंच गया। शादा मेरे आने से पहले कब्रिस्तान में मौजूद थी। पिछली बार की तरह आज भी वो अपनी बड़ी बहन की कब्र पर बैठी थी। साथ वाली पक्की कब्र के सिरहाने में खड़ा हो गया। उस फातिहा खानी के बहाने हमने मुख्तसर बातचीत कर ली। आज शादा मामूल से ज्यादा दुखी नजर आ रही थी। उसकी शादी में सिर्फ 6 हफ्ते रह गए थे। पाशा मुजोरी करा था। शादा रोते हुए बोली, मुझे कुछ नहीं पता क्या हो रहा है। समीना मुझे कुछ नहीं बताती, लेकिन मुझे इतना पता है उस कुत्ते ने उसे भी बर्बाद कर छोड़ना है। कोई नई बात हुई है? वो रात को फिर जाना चाहती थी, पर मैं जागती रही। रात पिछले पहर मेरी आंख लग गई। समीना निकल गई। बाहर के दरवाजे को ताला लगा था। मैंने ही लगाया था। वो मेरे तकिए के नीचे चाबी ढूंढती रही। मैं जाग गई तो वो रोने लगी। बोली, आपा मुझे जाने दो, नहीं तो हम सारे बर्बाद हो जाएंगे। मैंने कहा, बर्बाद तो वैसे भी हो जाएंगे, मैं तुम्हें उस कुत्ते के पास नहीं जाने दूंगी। उसने मेरे सामने हाथ जोड़ दिए और बोली, आपा वो कुत्ता है तो उसे फाड़ खाने दो मुझे, बाकी सारे तो बच जाएंगे ना। उसने मुझसे आखिरी वादा किया है कि वो सब कुछ वापस कर देगा और दोबारा हम कभी उसकी शक्ल नहीं देखेंगे। उसने वादा किया है। मैंने उसे चपेड़े मारी और चुप होने के लिए कहा। वो सुबह से रो रही है, वो जाना चाहती है। मुझे नहीं लगता मैं उसे ज्यादा देर तक रोक सकूंगी। पाशा ने उसे बहुत डराया हुआ है सालार जी।
मैंने शादा को तसल्ली दी और उसे बताया कि उसके लिए खुशखबरी है, कल तक मुखल पाशा से सारी बात तय हो जाएगी। वो वाकई तुम्हें कभी दोबारा अपनी शक्ल नहीं दिखाएगा। वो तफसील पूछती रही लेकिन मैंने उसे टाल दिया। मैंने कहा कि वो समीना को भी जाकर पूरी तसल्ली दे। शामपुर से वापस आते ही मैंने फिल्म की रील निकाली और उसे तैमूर के हवाले करके कहा, डस के जाओ और इसे डेवलप करा लो। यानी तस्वीरें बनवा लूं? नहीं यार, बस नेगेटिव बनाओ। सिर्फ 2 तस्वीरें प्रिंट करवानी है, उनमें लड़की का बस चेहरा ही आया है और सारा काम पूरी जिम्मेदारी से होना चाहिए। तैमूर सब कुछ समझकर चला गया और रात 11 बजे के करीब वापस आया। उसने सारा काम ठीक किया था। सारी फिल्म के नेगेटिव बन गए थे लेकिन तस्वीरें 2 ही प्रिंट करवाई थी। एक तस्वीर में मक्खा का सिर्फ चेहरा नजर आता था, उसके मुंह में कपड़ा ठुसा हुआ था, बाल बिखरे हुए थे और आंखें खौफ आमेज तैर से खुली हुई थी। चारपाई, तकिया और गंदुम रखने वाले पड़ोले का कुछ हिस्सा भी नजर आ रहा था। दूसरी तस्वीर भी क्लोजअप थी, ताहम उसमें वो गर्दन और कंधों तक दिखाई देती थी। देखते ही अंदाजा हो जाता था कि वो बेलिबास है। उसकी आंखें हल्की भूरी थी और अपने सौतेले भाई ही की तरह उसके चेहरे पर भी खास किस्म की करख्तगी पाई जाती थी। अगले रोज 9 बजे के लगभग छोटी नहर की पुली पर मेरी और पाशे की एक और मुलाकात हुई। मैंने एक बंदे के हाथ उसे पैगाम भेजा था और कहा था कि वो बगैर हथियार और बगैर किसी कारिंदे के 10 बजे तक पुली पर पहुंच जाए। मैं भी अकेला और बगैर हथियार क्या आऊंगा। एक बहुत जरूरी बात है, अगर ये बात ना हुई तो उसका नुकसान होगा। और वो आ गया था। वो नहत्ता नहीं था। उसकी कलफ ज़्यादा सफेद कमीज का उभार बता रहा था कि वो पिस्तौल लगा कर आया है। मुझे पहले से मालूम था, पिस्तौल मैंने भी लगाया हुआ था। उसके अलावा भी मेरे जहन में पाशे के हवाले से एक शक मौजूद था। पराली के बहुत बड़े ढेर के पीछे केकर और जंतर की झाड़ियों में हम आमने सामने खड़े थे। दिसंबर की धुंध अभी पूरी तरह छटी नहीं थी। धुंध के पीछे सूरज का चेहरा बीमार और कमजोर था। झाड़ियां टुंड-मुंड थी और घास पर कोहरा जमा हुआ था। क्या बात है? उसने तिनक कर पूछा। तुम्हारा क्या अंदाजा है? क्या बात है? शायद तुम अपने उस कुछ लगती की तस्वीरें लेने आए हो। उसने नथने फुलाकर कहा। नहीं पाशे, आज तस्वीरें लेने नहीं आया, बस ये कहने आया हूं कि उन्हें बहुत ज्यादा संभाल कर रखना। वो क्या मतलब है तेरा? अगर वो तस्वीरें तूने बहुत ज्यादा संभाल कर ना रखी तो फिर कुछ तस्वीरें मुझसे भी ना संभाली जाएंगी। कहना क्या चाहता है तू? वो चौंका। मैं नहीं चाहता था कि मुझे ये सब कुछ कहना पड़े, लेकिन पाशे तूने तो बात को इस हद तक पहुंचा दिया कि इसके सिवा कुछ आ रहा नहीं। देख, शीशे के घर में बैठकर पत्थर नहीं फेंके जाते। इज्जत सबकी एक जैसी होती है, लेकिन तूने गरीब भर की इज्जत को खिलौना बनाया हुआ है। अब मैं तुझे उस खिलौने से और नहीं खेलने दूंगा। वो जो बकना है साफ साफ बक। एक तेरी कुछ लगती की कुछ तस्वीरें मेरे पास भी आ गई हैं। ये 14-15 तस्वीरें हैं। उनमें से 2 तस्वीरें मैं तुझे दिखा रहा हूँ, बाकी मेरे पास हैं और बिल्कुल, हाँ बिल्कुल महफूज रहेंगी उस वक्त तक जब तक तेरे पास वाली तस्वीरें महफूज रहेंगी। वो किसकी तस्वीरों की बात कर रहा है तू? घर जाकर देख लेना, खाकी रंग के लिफाफे में है। डाकिया कल तक पहुंचा देगा तुझे। ओए ओए, पाशा ने भड़क कर मेरा गिरेबान थाम लिया। मैंने भी उसका गिरेबान थाम लिया। उसने अंधाधुन जोर लगाया। मैंने पीछे हटते हुए एक झटका मारा तो वो लड़खड़ा गया। उसके साथ ही वो जोर से चिल्लाया, राजे, जीरे। मेरा शक दुरुस्त था, वो अकेला नहीं था। दूर चारे के खेतों में बज़ाहिर यूं ही खड़े 2 बंदे भागे हुए हमारी तरफ आए। उन्होंने चादरों के नीचे से राइफलें निकाल ली थी। मैं पाशे की इस कमीनगी के लिए पहले से तैयार था। मैंने भी आवाज लगाई, मुल्तानी, शोके, मुख्तारे। मेरे बंदे भी कमात के खेत में से निकल आए। असलहा उनके भी हाथ में था। पाशे, तेरे जैसे कुत्ते की बात का एतबार करना अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारना है। तू गर्म तवे पर भी बैठ जाए तब भी मैं तेरा भरोसा ना करूं। वो मैं तेरे टोटे कर दूंगा। वो भनकारा। वो मुझे खूंखार नजरों से घूरता रहा। उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। फिर उसने मेरे गिरेबान छोड़कर अपना गिरेबान छुड़ाया और भनकारा, मुझे लगता है खावरे, तेरा आखिरी वेला आ गया है। अब तू नहीं बच सकेगा, अब तू नहीं बचेगा। उसने अपने बंदों को पीछे हटने का इशारा किया और फिर उन्हें अपने साथ लेता हुआ तो उन बगुले की तरह अपने तांगे की तरफ बढ़ गया। अगले 24 घंटे में जबरदस्त तनाव रहा। मैंने अपने तौर पर अम्मा दिलशाद के घर की हिफाजत का इंतजाम कर दिया था और यह तसल्ली बख्श इंतजाम था। मोखलों के पिंड गवारके में चाचा अस्करी का छोड़ा हुआ खास मुखबिर रमली मौजूद था। यह जात का नाई था और राजवाल से उसकी पक्की वफादारी थी। रमली ने अगले रोज शाम को आकर मुझे गोराके के हालात बताए। उसने कहा, कल दोपहर मुखल पाशा एक बंदे के साथ डाकखाने गया था और वहां से कोई रजिस्ट्री खत लेकर आया है। उसके बाद वो अपने काले ट्रैक्टर पर बैठकर अपने नान के पिंड मानवा गया। वहां उसकी मित्री बहन यानी सौतेली बहन रहती है। शायद वो उससे मिलने गया था। वापस आया तो बहुत सख्त तपा हुआ था। उसने बेतहाशा शराब पी। उसने शराब पिलाने वाले लड़के को भी किसी बात पर बुरी तरह मारा पीटा। उसके बाद उसने अपने साथियों को घोड़ों पर काठियां डालने का कहा। 15 भी घुड़सवार तैयार हुए, लेकिन फिर रात 11 बजे के करीब उसने इरादा बदल दिया। एक बार फिर वो शराब पीने लगा और रात गए एक नौकरानी जो उसकी रखेल भी है लेकर उसे कमरे में घुस गया। अब वो क्या कर रहा है? रमली बोला, मैं पेशी की मांग पर वहां से निकला था।
वो उस वक्त भी शराब पी रहा था। उसने पालतू शेर को भी अहाते में खुला छोड़ा हुआ था। पता नहीं उसके इरादे क्या हैं। उस रात भी हम बिल्कुल चौकस रहे। मछली फार्म पर भी मैंने बंदे भेज दिए थे। डर था मोखल उस तरफ से कोई शरारत ना करें। जमीन का वो टुकड़ा उनकी आंखों में हर वक्त कांटा बनकर चुभता था। रात के वक्त मैंने चंद बंदों के साथ तैमूर और नसरुल्ला को वहां भेज दिया। सब बंदों को यही हिदायत थी कि झगड़े की सूरत में वो असला इस्तेमाल करने में पहल नहीं करेंगे, लेकिन अगर दूसरी तरफ से कार्रवाई हुई तो डटकर जवाब देंगे। उस अचानक बढ़ जाने वाली टेंशन की असल वजह का किसी को पता नहीं था, इसीलिए नसरुल्ला समेत दीगर साथी कुछ हैरान भी थे। सयाने ठीक कहते हैं, जुल्म करने वाले से जितना डरा जाए उसका जुल्म इतना ही फलता फूलता है। 2-3 दिन गुजर गए, लेकिन मुखल पाशा की तरफ से कोई जवाबी कार्रवाई नहीं हुई। रात को मेरे कमरे में बैठे हुए तैमूर ने कहा, लगता है शेर ठंडा पड़ गया है। शेर नहीं, कागजी शेर कहो, बल्कि घुग्गू घोड़ा। ऐसे घुग्गू घोड़े डरने वालों को डराते हैं और खड़े रहने वालों के सामने मानो बिल्ली बन जाते हैं। तुम्हारा क्या ख्याल है? बात पाशे की समझ में आ गई है? वो बिल्कुल आ गई। मुझे यकीन है कि इस मामले को ठप करने में उसे बेहतरी नजर आएगी। अगर तमाशा लगाएगा तो फिर ज्यादा मिट्टी उस कंजर के सर पर ही पड़ेगी। सौतेली है, लेकिन आखिर बहन तो है ना। तुम्हारा क्या ख्याल है? बहन ने सब कुछ बता दिया होगा। जाहिर है जब पाशे ने तस्वीरें दिखाई होगी तो उसे बताना ही पड़ा होगा कि 2 ढाटापोशों ने कार्रवाई डाली है। हो सकता है फिर बात से बात निकली हो और मोखलों को पता चला हो कि वारदात इसलिए हुई कि उस रात घर में कोई मर्द नहीं था, और मर्द इसलिए नहीं था कि डेरे पर कंजरियां ठुमके लगा रही थी और उनको बिस्तरों में घसीटने का प्रोग्राम बन रहा था। और कंजरियों को बुलाया किसने था? क्या पता उन कंजरियों की बेवजह शामत आ जाए, उनसे तफ्तीशें शुरू हो जाएं। उनका किसी ने क्या बिगाड़ लेना है? उनको तो रिश्वत देने के लिए पैसों की जरूरत भी नहीं होती। मैंने कहा तो तैमूर ने कहकहा लगाया, पर एक बात पक्की है खबरें, ये सब कुछ पाशे को आसानी से हजम नहीं होना। उसने कुछ ना कुछ करना जरूर है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो 2-4 महीने बाद। पर उसे ये भी पता चल गया है कि उसकी हर ईंट का जवाब पत्थर से आएगा। इसी दौरान रौनक अली तोंद मटकाता हुआ अंदर आ गया। ओ यार खबरें, मेरी नफ्स तो देख, कुछ तेज नहीं चल रही। रौनक भाई, अब मैं सालार हूँ, मेरे टाइम की कुछ कीमत है। मैंने अंदाजे बेनियाजी से कहा, और मैं मुक्का मारकर नाक का मकोड़ा बना देता हूँ। ये सारी तेरी दी हुई टेंशन है। दिन ब दिन मोखलों के साथ हमारा पंगा बढ़ता ही चला जा रहा है। हर तीजे चौथे दिन कोई ना कोई चक्कर शक्कर चला देता है तू। अब वहां पुली पर किस लिए हाथापाई हुई थी? बस वही हमारे रकबे में गंदा पानी छोड़ने की बात पर गर्मा गर्मी हो गई थी। अच्छा तू मेरी नफ्स तो देख, औंगी वोंगी ना मार। मैंने नफ्स देखी, वाकई ठकाठक चल रही थी। बस रौनक भाई, आपके सिपारे शिपारे पढ़ने का वक्त आ गया है। मैं मजाक शजाक नहीं कर रहा, मेरी तबीयत वाकई गड़बड़ है। दरअसल परेशानी से मेरी भूख शूख बढ़ जाती है और मैं ज्यादा खा लेता हूँ, फिर ये कनपट्टियों में ठकाठक शुरू हो जाती है। लेकिन अगर मुखलों के साथ हमारी टेंशन नहीं होगी तो आप खुश हो जाएंगे। खुशी में आपकी भूख फिर बढ़ जाएगी, फिर ठकाठक, फिर ब्लड प्रेशर। ओ यार, वो खुशी का ब्लड प्रेशर इतनी तकलीफ नहीं देता। चलो जी, ये नई इजाद हो गई, खुशी का ब्लड प्रेशर और गमी का ब्लड प्रेशर। देखो रौनक भाई, आपको परेशान होने की कोई लोड़ नहीं। जाएं 2 प्लेट किशमिश वाला हलवा खाएं और लंबी तान कर सो जाएं। जब तक मैं यहाँ हूँ और चौधरी अजीज मुझे निकालने में नाकाम है, आपको खैर ही खैर है। भाई अजीज का जिक्र क्यों कर रहे हो? क्या कोई नई बात हुई है? नहीं तो नहीं, लेकिन एक पुरानी का पता चला है। खुलकर बताओ। आपको तो पता ही है कि मेरी माँ मुझसे कितना गुस्सा हुई थी, बल्कि अब भी गुस्से में है। वो चाहती कि मैं नौकरी छोड़ दूं। माँ को उल्टी सीधी बताने और भड़काने वाली फिरोजा ही थी, और आपको पता है फिरोजा चौधरी अजीज के इशारों पर चलती है। मुझे यकीन है उसने चौधरी के कहने पर ही ये सब कुछ किया था। कुछ देर तक इस हवाले से हमारे दरमियान बात हुई। उस गुफ्तगू ने रौनक को मजीद गमज़दा किया। मजीद गमज़दा होने का मतलब था मजीद चावल, कौरमा और किशमिश वाला हलवा, और वो इन तीनों चीजों को इबरतनाक अंजाम से 2-4 करने के लिए चला गया। कुछ देर बाद तैमूर भी चला गया। दरवाजे को अंदर से कुंडी लगाने के बाद मैं किसी मोहम उम्मीद के सहारे बम्बू काट यानी इंटरकॉम को मुकफ़िल अलमारी से निकालता था और सामने रखकर बैठ जाता था। मेरे कान इस इंतजार में रहते थे कि उस इंटरकॉम पर एक बेल हो और फिर खामोशी छा जाए, लेकिन ये इशारा जैसे एकदम कहीं खो सा गया था। एक बेल होने के बाद दूसरी बेल तक का वक्फा मेरे लिए बड़ा जागुसल होता था, और जब दूसरी बेल हो जाती थी तो सीने में एक लहर सी दौड़ जाती थी, और दर्द की ये लहर हर रोज कई बार दौड़ती थी।